हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नितिका एंड वेलकम टू एनएसटी क्लासेस। आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 7th का चैप्टर 1 डिस्कस करेंगे, जो है ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू ए 1000 ईयर्स, यानी जो बदलाव हजारों वर्षों में हुए उन्हें समझना या उनका पता लगाना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, अपने विचार कमेंट करके बताएं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। मैप 1 को 1154 सीई में अरब जोग्राफर अल इदरीसी ने बनाया था। यह मैप इंडियन सबकॉन्टिनेंट को दर्शा रहा है। मैप 2 को 1720 में फ्रेंच कार्टोग्राफर ने बनाया था। कार्टोग्राफर, जो व्यक्ति मैप्स बनाता है उसे कार्टोग्राफर कहते हैं। दोनों मैप्स इंडियन सबकॉन्टिनेंट को ही दर्शा रहे हैं, लेकिन फिर भी इन दोनों मैप्स में काफी अंतर है। अल इदरीसी के मैप में साउथ इंडिया वहां है जहां हम नॉर्थ इंडिया के होने की उम्मीद करते हैं। श्रीलंका आइलैंड, जो नीचे होना चाहिए था, वह इस मैप में बिल्कुल टॉप पर है। जगहों के नाम अरेबिक में चिन्हित हैं और कुछ प्रसिद्ध नाम जैसे उत्तर प्रदेश के कन्नौज शहर के स्पेलिंग गलत है। मैप 1 के बनने के लगभग 600 साल बाद मैप 2 बना था। मैप 2 के बनने के समय सब कॉन्टिनेंट की जानकारी बहुत बदल गई थी। हमारे लिए यह नक्शा बहुत परिचित है और इसमें कोस्टल एरियाज की जानकारी डिटेल में दी गई है। इस मैप का उपयोग यूरोपियन सेलर्स और मर्चेंट्स अपनी यात्राओं में करते थे। मैप 1 और मैप 2, इन दोनों मैप्स के बनने के समय साइंस ऑफ कार्टोग्राफी अलग अलग थी। जब भी इतिहासकार अतीत के दस्तावेजों, नक्शों और ग्रंथों को पढ़ते हैं, तब उन्हें विभिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों के प्रति संवेदनशील रहना पड़ता है और उन विषयों के प्रति भी संवेदनशील रहना पड़ता है जिन विषयों में अतीत के बारे में जानकारी प्रोड्यूस की गई थी। न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज, यानी नई और पुरानी शब्दावली। जिन विषयों के बारे में जो भी जानकारी तैयार की गई थी, वह जानकारी समय के साथ बदलती जाती है। तो फिर भाषा और अर्थ के बारे में हम क्या कह सकते हैं? हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स विभिन्न भाषाओं में है, लेकिन ये हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स पिछले कुछ वर्षों में बहुत बदल गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिडीवियल पर्शियन मॉडर्न पर्शियन से बहुत अलग है। लेकिन मिडीवियल और मॉडर्न पर्शियन के बीच अंतर केवल व्याकरण और शब्दावली का ही नहीं है। समय के साथ साथ शब्दों के अर्थ में भी बदलाव हुए हैं। अब यदि हम हिंदुस्तान शब्द लें, तो आज हम हिंदुस्तान को इंडिया के नाम से जानते हैं, जो एक मॉडर्न नेशन स्टेट है। मिन्हाज-ए-सिराज, जो पर्शियन में लिखने वाले इतिहासकार थे, जब उन्होंने 13th सेंचुरी में हिंदुस्तान शब्द का उपयोग किया, तब हिंदुस्तान शब्द से उनका मतलब पंजाब, हरियाणा के क्षेत्रों और गंगा और यमुना के बीच की भूमि से था। मिन्हाज-ए-सिराज ने पॉलिटिकल सेंस में हिंदुस्तान शब्द का उपयोग उन क्षेत्रों के लिए किया जो दिल्ली सुल्तान के राज्य का हिस्सा थे। जो भी क्षेत्र हिंदुस्तान में आते थे, वह सभी क्षेत्र सल्तनत के विस्तार के साथ साथ बदलते गए। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली है कि हिंदुस्तान में साउथ इंडिया कभी भी शामिल नहीं हुआ। इसके विपरीत बाबर ने अर्ली 16th सेंचुरी में सब कॉन्टिनेंट के निवासियों के भूगोल, जीवों और संस्कृति को डिस्क्राइब करने के लिए हिंदुस्तान शब्द का यूज किया। इस चैप्टर में हम बाद में जानेंगे कि ये सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है जैसे जब पोएट अमीर खुसरो ने 14th सेंचुरी में हिंद शब्द का यूज किया था। जबकि इंडिया जैसी भौगोलिक और सांस्कृतिक इकाई का विचार अस्तित्व में था, पर उस वक्त हिंदुस्तान शब्द के साथ कोई भी पॉलिटिकल और नेशनल मीनिंग नहीं जुड़ा हुआ था, जिस प्रकार आज हम हिंदुस्तान शब्द के साथ जोड़ते हैं। आज सभी इतिहासकार अपने द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्दों के बारे में सावधान रहते हैं, क्योंकि उन शब्दों का अर्थ अतीत में अलग अलग होता था। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम एक आसान सा शब्द लें, फॉरेनर, आज हम इस शब्द का उपयोग किसी ऐसे व्यक्ति के लिए करते हैं जो इंडियन नहीं है। इन द मिडीवियल पीरियड, मिडीवियल पीरियड में उस व्यक्ति को फॉरेनर समझा जाता था
जो गांव के लोगों के लिए अजनबी होता था और उस गांव की सोसाइटी और संस्कृति का हिस्सा नहीं होता था। हिंदी भाषा में फॉरेनर को परदेसी नाम से जाना जाता है और पर्शियन भाषा में अजनबी नाम से जाना जाता है। शहर में रहने वाला व्यक्ति वन में रहने वाले व्यक्ति को फॉरेनर मानता था, लेकिन दो किसान जो एक ही गांव में रहते थे वह एक दूसरे के लिए फॉरेनर्स नहीं होते थे, चाहे वह दोनों अलग अलग धार्मिक और जातिगत पृष्ठभूमि से क्यों न हो। हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेस। इतिहासकार अपने अध्ययन की अवधि के आधार पर और अपनी जांच के स्वरूप के आधार पर अतीत के बारे में जानने के लिए अलग अलग सोर्सेस का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लास्ट ईयर हमने गुप्ता डायनेस्टी के रूलर्स और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा था। इस पुस्तक में हम लगभग 700 से 1750 तक क्या क्या हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे। इतिहासकार अतीत के अध्ययन के लिए पहले जो सोर्सेस यूज करते थे, आप नोटिस करेंगे कि इस पीरियड में भी इतिहासकारों ने अतीत के अध्ययन के लिए सेम सोर्सेस का इस्तेमाल किया है। फॉर एग्जाम्पल, अतीत के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए इतिहासकार आज भी कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस, आर्किटेक्चर और टेक्सटुअल रिकॉर्ड्स पर निर्भर है। लेकिन इसमें बहुत डिसकंटिन्यूटी है। इस अवधि में टेक्सटुअल रिकॉर्ड्स की संख्या और विविधता में वृद्धि हुई और इन रिकॉर्ड्स ने दूसरी प्रकार की उपलब्ध जानकारी को डिस्प्लेस कर दिया। द वैल्यू ऑफ पेपर। हम जानेंगे कि पेपर की कीमत किस सेंचुरी में कैसी थी। 13th सेंचुरी के मध्य में स्कॉलर एक बुक की नकल करना चाहता था, पर उसके पास इतना पेपर नहीं था कि वह पूरी बुक की नकल कर सके। तब उसे एक आइडिया आया। उसने उन मैन्यूस्क्रिप्ट्स को धो दिया जिन्हें वह अपने पास नहीं रखना चाहता था। फिर उसने उस पेपर को सुखाया और उसका इस्तेमाल किया। लेकिन एक सदी के बाद कागज इतना ज्यादा अवेलेबल हो गया कि यदि आपने दुकान से कुछ खाने का सामान खरीदा तो दुकानदार आपको वह खाने का सामान कागज पर लपेट कर देता था। When was paper more expensive and easily available? In the 13th or the 14th century? 13th सेंचुरी में पेपर बहुत एक्सपेंसिव था और आसानी से उपलब्ध नहीं होता था, लेकिन 14th सेंचुरी में पेपर बहुत सस्ता होने की वजह से आसानी से उपलब्ध हो जाता था। क्योंकि इस पीरियड के दौरान पेपर धीरे धीरे सस्ता होता गया और आसानी से उपलब्ध होने लगा, इसलिए लोग कागज का इस्तेमाल पवित्र ग्रंथों, शासकों के इतिहास, संतों के पत्र और शिक्षाओं, याचिकाओं और न्यायिक रिकॉर्ड्स और अकाउंट्स और टैक्सेस के रजिस्टर्स आदि लिखने के लिए करते थे। मैन्यूस्क्रिप्ट्स धनी लोगों, शासकों, मठों और मंदिरों द्वारा इकट्ठी की जाती थी। इन्हें लाइब्रेरीज और आर्काइव्स में रखा जाता था। इतिहासकारों को इन मैन्यूस्क्रिप्ट्स और डॉक्यूमेंट्स से बहुत सारी जानकारी मिल जाती है, लेकिन इनका इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल है। आर्काइव्स। आर्काइव वह स्थान है जहां मैन्यूस्क्रिप्ट्स और डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर सुरक्षित रखे जाते हैं। आज सभी नेशनल और स्टेट गवर्नमेंट्स के पास आर्काइव्स हैं। वह इन आर्काइव्स में अपने सभी पुराने ऑफिशियल रिकॉर्ड्स और लेन देन की डिटेल्स रखते हैं। उस समय कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं होती थी, इसलिए लेखक मैन्यूस्क्रिप्ट्स की नकल हाथ से करते थे। ये देखिए, यह एक लेखक की पेंटिंग है जो मैन्यूस्क्रिप्ट की नकल कर रहा है। यह पेंटिंग 10.5 सेंटीमीटर लंबी और 7.1 सेंटीमीटर चौड़ी है। इस पेंटिंग के छोटे आकार की वजह से इसे मिनिएचर कहा जाता है। मिनिएचर पेंटिंग्स कभी-कभी मैन्यूस्क्रिप्ट्स के विषय की व्याख्या करने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। ये मिनिएचर पेंटिंग्स इतनी सुंदर होती थी कि जो लोग इन मिनिएचर पेंटिंग्स को इकट्ठा करते थे, वह मैन्यूस्क्रिप्ट्स को तो अलग कर देते थे और सिर्फ मिनिएचर को बेचते थे। यदि आपने कभी भी होमवर्क करने के लिए अपने किसी फ्रेंड की कॉपी से नकल की होगी, तो आपको यह पता होगा कि यह करना कितना मुश्किल होता है। जैसे नकल करते समय आपको अपने फ्रेंड की हैंडराइटिंग समझ ना आए, उसके लिखे वर्ड्स और सेंटेंस पढ़ने में आपको बहुत मुश्किल हो।
इसका रिजल्ट यह होगा कि आपके फ्रेंड की कॉपी में लिखा कुछ और होगा और आप अपनी कॉपी में कुछ और ही लिखेंगे। इससे आपके होमवर्क में भले छोटे ही सही पर महत्वपूर्ण अंतर आ जाएंगे, जैसे वर्ड्स के स्पेलिंग गलत हो जाएंगे आदि। ऐसे ही जब लेखक मैन्युस्क्रिप्ट्स की नकल करते हैं तो उन्हें भी कभी-कभी मैन्युस्क्रिप्ट्स की भाषा समझने में मुश्किल आती है। वे भी कोई शब्द या कोई सेंटेंस इधर से उधर कर देते हैं। कई लेखकों द्वारा मैन्युस्क्रिप्ट्स के सेम टेक्स्ट की बार-बार नकल करने से यह अंतर समय के साथ इतना बढ़ गया कि सेम टेक्स्ट की सारी मैन्युस्क्रिप्ट्स एक दूसरे से अलग हो गईं। जब एक ही मैन्युस्क्रिप्ट के टेक्स्ट को अलग-अलग लेखक ने लिखा, तब विभिन्न प्रकार की हैंडराइटिंग की वजह से पर्शियन और अरेबिक भाषा पढ़ने में बहुत मुश्किल आई। लेफ्ट में जो है वह लिखावट का नस्तालिक स्टाइल है और यह लिखावट कर्सिव होती है, आसानी से पढ़ी जा सकती है। और राइट में लिखावट का शिकस्ते स्टाइल है। यह लिखावट बहुत मोटी होती है और इस भाषा को समझने में बहुत मुश्किल आती है। यह बहुत ही गंभीर समस्या है क्योंकि अब हमें असली लेखक की मैन्युस्क्रिप्ट शायद ही मिले। सेम टेक्स्ट की मैन्युस्क्रिप्ट की नकल कई लेखकों ने की होगी और ऐसे उस मैन्युस्क्रिप्ट में कई अंतर आए होंगे, जैसे कई स्पेलिंग गलत होंगे, कई सेंटेंसेस इधर से उधर हुए होंगे, पर असली मैन्युस्क्रिप्ट को ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल है। अब तो हम लेखकों द्वारा मैन्युस्क्रिप्ट की नकल पर ही पूरी तरह निर्भर है। परिणाम स्वरूप इतिहासकारों को सेम टेक्स्ट की अलग-अलग मैन्युस्क्रिप्ट्स का विवरण यह समझने के लिए पढ़ना पड़ता है कि लेखक ने असल में लिखा क्या है। कई अवसर पर लेखकों ने अपने समय के इतिहास को अलग-अलग समय पर संशोधित किया। 14th सेंचुरी के लेखक जियाउद्दीन बर्नी ने अपना इतिहास पहले 1356 में लिखा और उसी इतिहास का अलग विवरण 2 साल बाद लिखा। जियाउद्दीन बर्नी के इतिहास के दोनों विवरण अलग-अलग थे, लेकिन उनके इतिहास के पहले विवरण का अस्तित्व है या नहीं, यह 1960 तक पता ही नहीं चला। ऐसा लगता है कि जियाउद्दीन बर्नी द्वारा किया गया इतिहास का पहला विवरण बड़े पुस्तकालय संग्रहों में खो गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, अपने विचार कमेंट करके बताएं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। See you in the next video. Till then, goodbye. Thank you so much. Thanks for watching.